नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सात का पंच। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और ये खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के बदायूं में 3 जनवरी को महिला से गैंगरेप हुआ था, एक और गैंगरेप, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस लीपापोती में जुटी रही। बात बढ़ी तो 5 जनवरी को मामला दर्ज कर लिया गया। आज 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन मुख्य आरोपी जो पुजारी है इस मामले का, वो अब भी फरार है। पुलिस की लापरवाही पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने फटकार लगाई है, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार विरोधियों के अब निशाने पर आ गई है। हालांकि यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस में मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए एसटीएफ को लगाने का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस के शिकंजे में मुंह छिपाते दिख रहे ये वही दोनों आरोपी हैं जिन्हें गैंगरेप के बाद हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम वेदराम और दूसरे का नाम जसपाल है। तस्वीरें लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर यूपी के बदायूं जिले की हैं। आरोपों के मुताबिक 3 जनवरी को पीड़ित से इन लोगों ने दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी की थी। उस दिन पीड़ित महिला मंदिर में पूजा के लिए गई थी। मंदिर के महंत के साथ मिलकर इन दोनों ने दरिंदगी की। ये थाना उगैती क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376 डी आईपीसी और 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्थानीय थाना के प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने शुरू से मामले को हादसा बताकर लीपापोती की कोशिश की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मचा। रिपोर्ट में पैर, पसली और फेफड़े में गंभीर चोट की बात कही गई है। घटना 3 जनवरी की है, जबकि पुलिस ने हत्या की धारा में केस 5 जनवरी को दर्ज किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदायूं की भी घटना का संज्ञान लिया है और उसमें उन्होंने इस संबंध में एडीजी से रिपोर्ट मांगी है और उसके लिए निर्देशित भी किया है कि यदि इस प्रकरण में एसटीएफ को भी लगाना हो तो एसटीएफ को भी इसमें लगाकर शीघ्र जो है पूरी जो घटना है उसकी तफ्तीश की जाए, उसकी जांच की जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए। और उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी इस घटना के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। जल्दी उसका ट्रायल कंप्लीट कराने का भी उनको दाखिल करके चार्जशीट जल्दी किया जाए। सारी पूरी प्रक्रिया जल्दी की जाए ताकि एक शीघ्र इसमें त्वरित और कड़ी कार्रवाई इस प्रकरण में हो। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए यूपी पुलिस से देरी के लिए जवाब मांगा है। पुलिस की भूमिका के चलते सरकार विपक्ष के भी निशाने पर है। बहुत ही शॉकिंग है। मैंने इमीडिएटली इस पे कॉग्निजेंस लिया है। चिट्ठी लिखने के साथ साथ मेरी एक मेंबर जा रही हैं, आज ही रवाना हो रही हैं और वो फैमिली से मिलेंगी और पुलिस से भी मिलेंगी, देखेंगी कि इस पे कार्रवाई ठीक से हुई है नहीं हुई है तो कितनी हुई है, अभी तक अरेस्ट हुए, सब पता करने के लिए वो आज ही रवाना हो रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है, हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी। सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। फिलहाल मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण की तलाश चल रही है। डीएम ने पीड़ित के परिजनों को 10 लाख की मदद और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लिखा, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना अति दुखद व अति निंदनीय। राज्य सरकार इस घटना को गंभीरता से ले और दोषियों को सख्त सजा दिलाना भी सुनिश्चित करे ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। जाहिर तौर पर राजनीति गरमाने लगी है, इसीलिए पुलिस को भी काफी कड़ाई से काम करना पड़ रहा है। बदायूं मामले में यूपी सरकार एक्शन में आ चुकी है। मामले पर एटीएस के प्रमुख एडीजी प्रशांत कुमार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। प्रशांत कुमार ने माना है कि स्थानीय स्तर पर एक्शन लेने में जरूर देरी हुई। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए एटीएस को अब लगा दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में आज एक ऐसी घटना हुई जिसने निर्भया कांड की याद ताज़ा कर दी। यहाँ पर एक महिला के साथ नृशंस तरीके से बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पूरा मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए डीजीएलओ प्रशांत कुमार हमारे साथ में है। प्रशांत जी, क्या पूरी घटना है और क्या कार्रवाई हुई? जो मृतका हैं उनकी उम्र 45 से 50 साल की है। इनके साथ गलत कार्य हुआ और उसके बाद से इसकी हत्या भी की गई। और जो लोग अभियुक्त हैं उन्होंने इनको उनके घर पे लाके ये कह के छोड़ा कि ये किसी कुएं में गिर गई थी और उसके थोड़ी देर के बाद से उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति के कंप्लेन पे 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी फरार है, जिस पे इनाम घोषित है और इसकी गिरफ्तारी के लिए स्थानीय स्तर और एसटीएफ की भी टीम लगाई गई है। हम जल्द से जल्द साक्ष्य संकलन करेंगे और इस पूरे केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए हम लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे और जल्द से जल्द इसमें हम सजा दिलाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं सर, लेकिन 3 तारीख की ये घटना थी और 5 तारीख को इसकी रिपोर्ट हुई। पुलिस भी कहीं ना कहीं आरोपियों के साथ सुर मिला रही थी। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? प्रथम दृष्टया जो वहाँ के प्रभारी निरीक्षक है उनके स्तर पर लापरवाही बरती गई है और जिसके कारण उन्हें निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त आज एडीजी बरेली स्वयं मौके पर भेजे गए हैं, उनसे एक आख्या मांगी गई है और जो आख्या प्राप्त होगी उसके आधार पे हम लोग अगर कोई और भी दोषी है तो उस पर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। एक अन्य दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता और इसीलिए हाथरस के बाद अब बदायूं के इस मामले को लेकर यूपी पुलिस कतई भी कोताही बरतती हुई नहीं दिखना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। देश में अलग अलग राज्यों में लव जिहाद पर बन रहे कानूनों की बहस में अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के 2 राज्य यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से एससी का इनकार, लेकिन मामले पर सुनवाई को कोर्ट तैयार। अब लव जिहाद पर होगी सुप्रीम सुनवाई। लव जिहाद को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में कानून बनाए जा रहे हैं और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है यूपी की योगी सरकार का। यूपी सरकार ने 28 नवंबर 2020 को इस कानून को राज्य में लागू कर दिया था। तब से लेकर अब तक राज्य में गाहे बेगाहे इस कानून पर चर्चा होती रहती है और अब इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद एक बार फिर चर्चा गरम है। यूपी और उत्तराखंड में बने कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। देखिए, कोर्ट ने शुरू में हमसे कहा कि आप हाई कोर्ट जाओ। मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि हाई कोर्ट माय लॉर्ड इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह जो है मैटर 2 से ज़्यादा राज्यों में हो रहा है। पहली बात तो हमने जो चैलेंज किया है 2 राज्यों को चैलेंज किया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और में भी जो है वहाँ की विधानसभा ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन अभी कानून का रूप नहीं आया है। हरियाणा गवर्नमेंट भी इस पर प्रपोज कर रही है। तो इस तरह से 4 राज्यों से 5 राज्यों से जब चलता जाएगा, सारे हाई कोर्ट इस पर एग्जामिन करते रहें। लास्टली योर लॉर्डशिप को एग्जामिन करना है कि सारे राज्यों के हाई कोर्ट सही हैं या गलत हैं। आपको बता दें कि लव जिहाद कानून को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन बताते हुए विशाल ठाकरे नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि मामला सुनने के लायक नहीं है, लेकिन बेहतर होता कि पहले इसे हाई कोर्ट में सुना जाता। बहरहाल हम यूपी और उत्तराखंड को मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन मामले में कोई भी फैसला सभी पक्षों को सुनने के बाद ही दिया जाएगा। इसी को लेकर कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 30 दिसंबर को लव जिहाद के विरोध में 104 रिटायर्ड अधिकारियों ने योगी सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे सुर्खियों में आने की चाल बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी थी। तो भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी जो गैंग है, उस गैंग के इशारे पर जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, मैं समझता हूं कि उनके दिन अब बीत चुके हैं और इस देश की जनता बहुत जाग चुकी है।
इसके बाद 4 जनवरी को लव जिहाद कानून के समर्थन में 224 रिटायर्ड अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी। आपको बता दें कि यूपी में लव जिहाद कानून को 1 महीने हो चुके हैं। इस कानून के तहत अब तक 14 केस दर्ज हुए हैं। इसमें 51 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें से 49 लोग जेल में हैं। लेकिन लव जिहाद कानून के खिलाफ उठने वाली आवाजों को देखकर तो यही लग रहा है कि इस कानून पर योगी सरकार की राह आसान नहीं रहने वाली। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा होता है, कहावत तो आपने सुनी होगी। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में फायदा उठाने की कोशिश की और आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया कि जो चांदनी चौक में हनुमान मंदिर हटाया गया है उसको वापस स्थापित किया जाए। सवाल यह खड़ा होता है कि तीनों पार्टियां आज हनुमान जी के नाम पर राजनीति कर रही हैं, पर जब हाईकोर्ट ने यह कहा कि मंदिर हटाना है तब किसी ने क्यों विरोध हाईकोर्ट के अंदर नहीं किया। दिल्ली में संकट मोचक हनुमान जी के मंदिर पर संकट आया तो राजनीतिक पार्टियां हाथ में पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर कूदी। तस्वीरें दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदिर को दोबारा स्थापित करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने 2 तख्तियां पकड़ी थी। एक तख्ती पर मंदिर दोबारा स्थापित करने की मांग की जा रही थी तो दूसरी तख्ती से सियासी तीर चलाया जा रहा था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत से हनुमान मंदिर तोड़ा गया। चांदनी चौक में दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिसे लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की नौबत आ गई। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को हटाए जाने को लेकर फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, जिसमें पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच गतिरोध देखने को मिल रहा है। ये पूरे इलाके में दरअसल भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस इनको पहले ही रोक रही है। पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हम चांदनी चौक के लोग हैं, हम चांदनी चौक के बाशिंदे। ये मंदिर हमारे नेता जयप्रकाश अग्रवाल जब एमपी थे, जब इसका ब्यूटिफिकेशन एक्सपेंशन हुआ, हम मंदिर हमारी भावनाओं पे। देखिए क्यों नहीं मंदिर को रीडेवलपमेंट प्लान के अंडर इंक्लूड किया गया? क्या मंदिर रीडेवलपमेंट का पार्ट नहीं हो सकता? अब जरा ये जान लीजिए कि आखिरकार दिल्ली में संकट मोचक के मंदिर पर यह संकट आया क्यों है। दरअसल चांदनी चौक को सजाने संवारने का काम चल रहा है। इसी वजह से 50 साल पुराने इस संकट मोचक मंदिर को हटाया जा रहा है। रविवार रात को हनुमान मंदिर को तोड़ने के लिए पुलिस और क्रेन पहुंची, मंदिर को तोड़ दिया गया। मंगलवार को मंदिर को तोड़ने के विरोध में सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंदिर तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया। एक तरफ सड़क पर प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग भी हो रही है। हनुमान मंदिर तोड़े जाने पर बीजेपी ने पूछा, खुद को हनुमान बताने वाले केजरीवाल कैसे हनुमान जी का मंदिर ही तोड़वा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी जवाब तैयारी के साथ दिया, बोली मंदिर पर हथौड़ा तो बीजेपी वाली एनसीडी ने चलाया है। चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण के नाम पर एक प्राचीन हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया गया है। सभी तरफ दुख की धारा बह रही है दिल्ली में। जो भी लोग हैं सुन रहे हैं वो सन्नाटे में हैं और ये काम किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। तथाकथित हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पे दही जमी हुई है। चुनाव में जिस आस्था को भुनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर तक चले जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी के एक मंदिर को तोड़ दिया जाता है और अरविंद केजरीवाल जी जरा भी आवाज नहीं उठाते। कोर्ट के अंदर एमसीडी ने
हल्फनामा लिख के दिया हुआ है कि हम मंदिर तोड़ने को तैयार हैं। हल्फनामा दिया हुआ, उन्होंने अपना साइन किया हुआ, एमसीडी ने दिया हुआ है कि हम इसको तोड़ने को तैयार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई राजनीति कर रही है और एमसीडी को इसका पाप लगेगा और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी इसका नुकसान होगा। दरअसल चांदनी चौक का ये मंदिर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन आता है। कार्रवाई भी बीजेपी के कब्जे वाले नगर निगम ने ही की, लेकिन अब नगर निगम के मेयर का कहना है कि मंदिर तोड़ा गया केजरीवाल सरकार के दबाव। मेयर जयप्रकाश ने मंदिर हटाने की दिल्ली सरकार की चिट्ठी जारी की। 18/8/2019 की मेरे पास चिट्ठी है जो मैं अपने सभी मीडिया बंधु को भेज रहा हूँ, जिसमें दिल्ली सरकार ने हमको आदेश दिया है कि जो एनक्रोचमेंट जो मंदिर कर रहे हैं उनको रिमूव किया जाए। और 2019 से लेकर अभी तक हमने उसको बचाए रखा, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार उसको परसू करती रही, जो कि बहुत निंदनीय है। दिल्ली के चांदनी चौक में रीडेवलपमेंट कर सौंदर्यीकरण का काम लंबे समय से चल रहा है। हनुमान मंदिर को हटाने का विवाद पिछले साल से ही चर्चा में था। विवाद कोर्ट तक भी गया। ये दरअसल वो मंदिर स्थल है। इस पेड़ के नीचे प्राचीन हनुमान मंदिर हुआ करता था, जो कि करीब 60 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर बताया जा रहा है। और चांदनी चौक का ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो आप इस समय देख रहे हैं, इसके तहत इस मंदिर को यहाँ से हटाया गया है और अब इसके बाद इस पर सियासत शुरू हुई है। ये मंदिर स्थल है, इस पेड़ के नीचे मंदिर था और कहा यह जा रहा है कि करीब जब 2012 से ये रीडेवलपमेंट प्लान शुरू हुआ चांदनी चौक का, उस समय से इस चीज को लेकर बात कही जा रही थी कि चांदनी चौक में कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनका संरक्षण होना जरूरी है। तो उसी के तहत इस मंदिर पर भी विवाद चल रहा था और उसके बाद अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी, चूंकि नगर निगम में बीजेपी है और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी काबिज है, तो इनका आपस में जो विवाद है वो देखने को मिल रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद भले ही मंदिर तोड़ा गया हो, लेकिन बीजेपी और आप एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। साफ है कि मंदिर पर मची यह महाभारत लंबी चलेगी। अब किसानों के बहाने शिवसेना अपनी सियासत चमकाने चली है। सामना में शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार किसान आंदोलन का हल निकालने की बजाय बस बैठक का नाटक कर रही है। आओ बैठक खेले। शिवसेना के इस तंज से देश में एक बार फिर किसान आंदोलन के बहाने सियासत चमकाने की बात चर्चा में आ गई। तंज की अगर बात करें तो शिवसेना के निशाने पर है बीजेपी और इस पूरी कहानी का केंद्र है किसान आंदोलन। शिवसेना ने संपादकीय में किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए और लिखा, किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चर्चा के 8 दौर हो जाने के बावजूद यदि कोई नतीजा नहीं निकल रहा होगा तो सरकार को इसमें कोई रस नहीं है। किसानों के इस आंदोलन को जारी रखना है और यही सरकार की राजनीति है। यानी साफ है कि शिवसेना मोदी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। शिवसेना के संपादकीय की अगर मोटे तौर पर बात करें तो इस लेख में शिवसेना का कहना है, सरकार किसानों से चर्चा करने का नाटक कर रही है। किसान जिद से तमतमाए हैं और मोदी सरकार अहंकार में जल रही है। शिवसेना इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि किसानों के साथ बैठक में शामिल होने वाले मंत्रियों पर भी तंज कसे। लिखा, पिछले कुछ दिनों से बैठक का दमदार खेल चल रहा है। खेल में भाग लेने वाले मंत्रियों को अब अर्जुन तथा खेल रत्न पुरस्कार मिलने में कोई हर्जा नहीं है। मामले पर बीजेपी का कहना है कि शिवसेना को किसानों से कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ किसान आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है। इसी सियासी घमासान के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 11 जनवरी को होगी। हालांकि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर अटॉर्नी जनरल बताएंगे कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत सही चल रही है तो सुनवाई टाल भी सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम की वजह से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च एक दिन के लिए टाल दिया। अब ट्रैक्टर मार्च 6 जनवरी के बजाय 7 जनवरी को निकाला जाएगा। आप सबके ध्यान में है, किसानों का विषय इस समय ज्वलंत विषय है। भारत सरकार देश के समस्त किसानों के प्रति और उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि
किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। आपको बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 7 राउंड की बातचीत हो चुकी है। कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन सबसे अहम कृषि सुधार कानूनों को लेकर गतिरोध बरकरार है। ऐसे में सबकी निगाहें 8 जनवरी को होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।